नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बायोडाइवर्सिटी होती है, किस तरीके से इसकी प्रोटेक्शन के लिए अप्रोचेस डेवलप की हुई है और बायोस्फीयर रिजर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है बायोडाइवर्सिटी। देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा है कि आपके आसपास में जो कुछ भी आप लाइफ देख रहे हो, चाहे फिर वो फ्लोरा हो या फिर फौना हो, तो वही चीज़ आपके लिए बायोडाइवर्सिटी होती है। दैट मीन्स कि कितनी वैरायटी वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी रीजन या किसी भी इकोसिस्टम में अगर आपको वहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज़ में भी विद इन आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। किसी का कलर अलग है, जैसे कि हम खुद भी तो देखते हैं ना, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी की हाइट वेरी करती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर कितना आपको लाइफ की प्रेजेंस दिखाई दे रही है, वही चीज़ आपकी बायोडाइवर्सिटी के तौर पे कंसिडर हो जाती है। देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी के आपके पास में 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं। एक तो होता है जेनेटिक, एक होती है स्पीसी, एक होता है आपका इकोसिस्टम। देखो, जेनेटिक का मतलब तो सिंपल सा क्या है कि देखो, आप अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए आप अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हो। वो हम जान करके नहीं लाते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग के चलते चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। उस एडेप्टेशन की वजह से जो वेरिएशन आ रहे हैं, उन्हीं को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोल देंगे। दैट मीन्स कि एक ही स्पीसी की आपको अलग अलग वेरिएंट दिखाई दे रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे कारण आ रहा है आपका वहाँ की सराउंडिंग। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। वहीं पर अगर किसी एक इकोसिस्टम में आप जाकर के बहुत सारी स्पीसीज को देखते हो, जैसे कि मान लो कि सवाना, आप ग्रासलैंड्स की तरफ जाओ तो वहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के ग्रासेस मिल जाएंगे, ठीक है। और उन ग्रासेस के साथ में आपको स्क्रब, छोटे झाड़ियाँ मिल जाएंगी, या फिर आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिखाई देंगे, जिराफ मिल जाएगा, लायंस मिल जाएंगे, XYZ, बहुत सारी स्पीसीज। तो वो स्पीसी डाइवर्सिटी है। और फिर तीसरी आ जाती है आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की अगर मोटी मोटी बात करें ना, तो सीधी बात है कि जहां हम बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ को देख पाते हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम्स को देख पाते हैं। जैसे कि हम बात करें, आप टेम्परेट रीजन में गए, ट्रॉपिकल रीजन में गए, तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी जो देखने को मिलेगी वो आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के तौर पे कंसिडर कर ली जाती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पास में ये 3 लेवल्स की डाइवर्सिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी जितनी मेजर हम करना चाहते हैं, तो उसमें नोटिस करने वाली बात क्या रहती है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो ये कि भाई वहाँ पर कितनी ज़्यादा स्पीसीज आपको नंबर्स में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि जिस भी एरिया में आपको नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, मान के चलो कि उस रीजन में उतनी ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, एकदम क्लियर बात होनी चाहिए ये। और इससे आपको पता पड़ता है कि वाकई में उस पर्टिकुलर एरिया में कितना रिचनेस है। इसके अलावा आप डाइवर्सिटी को मेज़र करने के भी मेथड्स निकाल सकते हो। ठीक है, 3 मेथड से आप डाइवर्सिटी मेजर कर सकते हो। फर्स्ट है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा बीटा और तीसरा है गामा। देखो, अल्फा में तो क्या होता है, आप सीधी बात करते हो लोकल एरिया की, कि भाई आप जिस एरिया में स्टडी करना चाह रहे हो वहां पर आपको लोकल स्केल पर विद इन द इकोसिस्टम, और वी कैन से विद इन द एक हैबिटाट आपने ले लिया, उसमें कितनी आपको डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। इसका मतलब अप्रोच आपकी यहां पर होगी लोकल। दूसरी बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में आप एक तरीके का कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया भाई? सीधी बात है कि कम से कम 2 हैबिटाट्स आप लेते हो, उन हैबिटाट्स का आप कंपैरिजन करते हो कि हाँ भाई, कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो वो बीटा डाइवर्सिटी एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर देगी। और जब एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर के बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे आप डाइवर्सिटी मेजर करना चाहो, जिसमें आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ओवरऑल डाइवर्सिटी, तो उसको आप क्या बोल दिया करोगे? उसको हम बोल देंगे गामा डाइवर्सिटी। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो डाइवर्सिटी मेजर करने की ये कई मेथड्स हमारे पास में मिल जाते हैं। फिर आगे बात आती है कि अभी आप देखोगे कि डाइवर्सिटी लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? वो देखो, सिंपल सी बात है। अभी आज देखा जाए तो हमारे आसपास में कितना ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लॉसेज हैं। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा। तब आप क्या देखते हो कि
WWF की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसका नाम है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साफ साफ क्या कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर डाइवर्सिटी लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है, जो कि उनसे पहले की बात करें, पिछले कुछ सालों की मान लो मोटी मोटी बात करें, हम 100 साल कंसिडर कर लेते हैं, तो इन 100 सालों के, क्योंकि ओवरऑल अर्थ की एज की बात करें तो 100 साल बहुत कम टाइम हो गया, तब आप देखोगे कि पिछले 100 सालों के कंपैरिजन में पहले जो बायोडाइवर्सिटी लॉस था वो पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा हो गया, 100 से 1000 गुना बढ़ गया है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। तो क्या किया जाए भाई? सीधी बात है, हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब वो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या अप्रोच हम अपना सकते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि हमारे पास में कंजर्वेशन के लिए मेथड्स अवेलेबल है 2, राइट। एक तो आपका हो जाता है इन सीटू, एक हो जाता है एक्स सीटू। इन सीटू इसका मतलब विद इन द प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जिस पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटाट में एनिमल्स रह रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रह रही है, उसी पे अगर रखते हुए उनको कंजर्व कर लिया जाए तो उसको आप बोलते हो इन सीटू अप्रोच। इसके तरीके क्या है भाई? सीधी बात है, नेशनल पार्क्स है, उसमें एनिमल्स को वहीं की वहीं रख लिया जाता है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके आ गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ गए, ये सारा इसमें इन सीटू के तौर पे इंक्लूड करेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। जबकि दूसरी अप्रोच होती है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब क्या हो गया कि आप नेचुरल हैबिटाट से निकाल करके उस वाइल्ड लाइफ को कुछ ऐसे कन्फाइनमेंट में ले जाते हो, जैसे कि जूज हो गए, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, या फिर बीज बैंक जिनको सीड बैंक बोलते हैं, वहां पर ले जाकर के हम कंजर्वेशन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एक्स-C2 हो गया, जहां पर नेचुरल हैबिटाट के बाहर ले जाकर के कंजर्वेशन करना चाहते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश में ऐसा कौन सा लेजिस्लेशन है या क्या प्रोविजन है जिसके आधार पर ये सारे हम काम किया करते हैं? तो वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसमें सीधी बात है प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की गई है, जो कि मोर और लेस कैसी अप्रोच है? आपकी इन सीटू अप्रोच। ध्यान रख लेना इसको। इसके अलावा आपके पास में इंटरनेशनल अप्रोच की बात करें तो देखो, यूनेस्को जो है ना, उसके द्वारा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैब जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या प्रोविजन है कि सीधी बात है, अगर हमें नेचुरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो साथ ही साथ हम उनको उन नेचुरल एरियाज में या उन बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया में रहने वाले जो लोग हैं ना, लोकल्स हैं, जिनको हम ट्राइब बोल दिया करते हैं, उन ट्राइब्स को भी हमें साथ में लेकर के चलना होगा। दैट मीन्स हम नेचर और ह्यूमन को एग्जिस्टेंस के आइडिया को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यूनेस्को इस चीज़ को प्रमोट करता है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हमारे देश में अभी तक आप मोटी मोटी बात करो 18 के लगभग बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो चुके हैं, जहाँ पर ट्राइबल सेटलमेंट भी अलाउड है, और साथ ही साथ वहाँ पर आप कह सकते हो नेचुरल जो डाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन भी पॉसिबल हो पा रहा है। अब देखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम क्यों स्टडी करें, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स को भी जानना देखो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। देखो, अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को रेगुलेट करने का लोकल प्रोविजन तो क्या हो गया, मैंने बता दिया आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। और इंटरनेशनल की बात करें तो यूनेस्को के अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम चलता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कैसे बनते हैं, कौन डिक्लेयर करता है, तो आपको ध्यान रख लेना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके एक तरीके से ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी चेंजेस यहां पर लाने की कोशिश की जाए, मान लो बायोस्फीयर रिजर्व किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया, अब उसकी बाउंड्री में आप चेंजेस लाना चाह रहे हो, तो सीधी बात आपको पार्लियामेंट में प्रॉपर लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के आधार पर कुछ हो सके। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर पहले से कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे कोई भी एरिया को आपने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप उसको बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे अपग्रेड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि एक बार बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो स्टेटस है नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उस पर्टिकुलर एरिया का, वो खत्म हो जाएगा। नहीं, वो स्टेटस मोर और लेस मेंटेन्ड रहेगा, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रख लेनी है कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक तो है कोर, फिर उसके बाद में बफर, और तीसरा है ट्रांजिशन। कोर का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसा एरिया जो कि मोर और लेस नॉट डिस्टर्ब्ड है, यहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी मोर और लेस नॉट अलाउड, राइट। बफर की बात करें तो थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, बट अंडर मॉनिटरिंग, प्रॉपर रेगुलेशन के तहत।
और फिर उसके बाद में ट्रांजिशन जोन की बात करें तो वहां पर आप मोर और लेस एक्टिविटीज जनरली देखने को मिल जाएंगी आपको, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होती हैं। जबकि कोर वाला जो है वो हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमारे देश में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो देखो 18 नोटिफाइड हैं, जिनमें से 12 को तो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम ने रिकॉग्नाइज भी कर रखा है। बचे हुए 6 हैं, उनको भी समय के साथ में रिकॉग्निशन आगे मिल जाएगा, वो हम आगे देखते रहेंगे। खैर, मुद्दा ये आ जाता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी कंजर्वेशन का टारगेट क्या है, क्यों हम रखना चाहते हैं। तो देखो इसमें ह्यूमन को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत सारी सर्विसेज इनसे मिलती है। क्या क्या? सबसे पहला तो सॉइल फॉर्मेशन। सीधी बात है कि फॉरेस्ट एरिया इतना ज़्यादा होता है तो सॉइल क्वालिटी, सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि पेड़ पौधों की जो फोलिएज है, डेड मटेरियल है, वो मिक्स होकर के अच्छी क्वालिटी की सॉइल बना देता है। इसके अलावा रिसर्च एंड एजुकेशन, टूरिज्म, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कितना हम घूमने जाते हैं अलग अलग वाइल्ड लाइफ एरियाज़ को देखने के लिए, और साथ ही साथ रिसर्च, जिसके चलते हम हमारे एफर्ट्स को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं जिसके चलते हमारी लाइफ इजी गोइंग हो सके। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो ही गई, सीधी बात है ना। इसके अलावा पॉल्यूशन या फिर जो वेस्ट है, वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोसेस है, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बायोस्फीयर। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी, इसके अलावा क्योंकि सीधी बात है जो कचरा होता है, जो वेस्टेज आपका मटेरियल हो चुका है, उसको आप देखते हो छोटे बड़े बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स हैं, वो उनको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर लेते हैं। फिर आ जाओ पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप, आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा कि किस तरीके से बीज अपना रोल प्ले करते हैं, बैट्स अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोइल कंजर्वेशन एंड इरोजन, भाई इरोजन का कंजर्वेशन डेफिनेटली पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर अगर पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे और ग्रासेस का एक प्रॉपर इकोसिस्टम अगर मेंटेन रहता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इरोजन जो होता है वो रुक जाता है। साथ ही साथ फूड, मेडिसिन और इनकी सप्लाई में तो कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। तो ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो देखो यहाँ पर कंजर्वेशन हमारे लिए हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारे यहाँ पर कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये थोड़ा हम यहाँ पर नज़र मार लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टोटल कितने? 18 में से 12 तो ऐसे हैं जिनको यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंडर में रिकॉग्निशन मिला हुआ है। कितने हैं? 12। बचे हुए 6 हैं जो कि मोर और लेस आगे ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वो 12 कौन कौन से हैं। आपको स्टेट रिकॉग्नाइज करते हुए आगे बढ़ना है। हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को उत्तराखंड में आप देख सकते हो, उत्तराखंड में इसको लोकेट किया कर सकते हैं हम, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप आ जाओ यहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप आगे आ जाओगे तो असम और अरुणाचल प्रदेश वालों को किसी को भी मैप प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है। फिर आप मेघालय वाले एरिया में आ जाओ, नोकरेक है, उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। फिर आ जाओ आप सुंदरबन, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वहाँ पर उसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। सिमलीपाल है उड़ीसा में, इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। फिर आप आ जाओ नीचे सीधा तमिलनाडु कोस्ट की तरफ, जहाँ पे श्रीलंका की तरफ हम जाते हैं, वहाँ पर राम सेतु और एडम्स ब्रिज जिसको बोलते हैं वो लोकेटेड है। वहाँ की बात करो तो वहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपका अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। फिर आ जाओ अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पर है। फिर आ जाओ नीलगिरी जो कि ट्राई जंक्शन पर है, इधर कर्नाटका, इधर केरला और इधर तमिलनाडु, इनके ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। फिर आ जाओ पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये अपने आप में इंडिया के बिल्कुल सेंटर में आ गया। फिर आ जाओ पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, इसको भी देखो रिकॉग्निशन दे दिया गया है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर। और एक आपका आ गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो टोटल ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी तरफ से मैप प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्निशन दे रखा है। फिर बच गए 6, वो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, एक तो वो, ठीक है। एक थोड़ा दूसरा ले लेते हैं तो इसको मार्क करना थोड़ा आसान हो पाएगा। सबसे पहला आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, दैट इज कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा आपका आ जाता है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में आ गया, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका असम में आ गया।
तो इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ है यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर। इसके अलावा शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, आपको पता है ना पुष्पा मूवी जो बनी है, रेड सैंडर्स जो लाल चंदन है उसकी स्मगलिंग से रिलेटेड, तो वो मोटी मोटी इधर ही फोकस्ड है। और तिरुपति जो मंदिर है, तिरुपति फेमस आपको पता है पिलग्रिमेज साइट है, वो भी शेषाचलम वाले एरिया में ही लोकेटेड है, इसको भी रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ। और लास्ट में फिर आपका आ जाता है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में लोकेटेड है। तो कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान रख लेनी है टोटल लिस्ट, ठीक है। ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मैप को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अच्छे से एकदम मेमोराइज करने में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखो, अब इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है। रीजन बीइंग कि यूपीएससी ने कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ मिलती है, तो उन चीज़ों पर हमें ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। 1986 में इसको रिकॉग्निशन मिल गया था, आप कह सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे। आप देखते हो इसको ब्लू माउंटेन के तौर पे नीलगिरी, गिरी का मतलब माउंटेन ही होता है, नील का मतलब नीला, राइट। और इसका नाम ये पड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीसी मिलती है प्लांट की जिसका नाम है नीला कुरुंजी। आप देखते हो कि 12 साल में एक बार फ्लोरिश होने वाला ये फ्लावर है, तो इस वजह से ये अपने आप में बहुत यूनिक है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें पूछा था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं। तो आप यहाँ देखोगे 5 तो हैं यहाँ पर नेशनल पार्क्स और 3 हैं आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक एक का नाम हमें ध्यान रख लेना है, जैसे कि मुदुमलाई और मुखुर्ती ये तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा नागरहोल बांदीपुर ये कर्नाटका के हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपका केरला का आ गया। फिर इधर आप देख सकते हो ये तो हो गया आपके नेशनल पार्क्स। अब अरालाम, वायनाड और सत्यमंगलम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपकी आ जाती हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो टोटल आप देख सकते हो 8 आपके प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं। स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइन टेल्ड मकाक, नीलगिरी टार और मालाबार जाइंट स्क्विरल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ से इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना करके पैराग्राफ बनाया जाता है, फिर उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आ जाओ आप नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। देखो सीधी बात है, ये कहाँ पर आ गया आपका उत्तराखंड में। इसमें 2 इंपॉर्टेंट एरियाज इंक्लूडेड है, एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क, एक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इसमें स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, मस्क डियर ये आपको मिल जाएंगे, और रिवर यहाँ से फ्लो होती है ऋषि गंगा। फिर आ जाओ नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका कहाँ गया? मेघालय में। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, तो गारो हिल्स में ये नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नोक्रेक हाईएस्ट पीक है वहाँ की मेघालय की, उसी के इर्द गिर्द में फैला हुआ है। और यहाँ पर मिलने वाले इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें तो रेड पांडा और हुलॉक गिब्बॉन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए आप गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको पता है कोस्टल एरिया में है, तमिलनाडु कोरोमंडल एरिया में। कोरोमंडल कोस्ट आपको पता ना, दो कोस्ट है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ईस्टर्न वाला जो कोस्ट है, साउथ ईस्ट वाला, ये तो आपको पता ही ये कोरोमंडल कोस्ट आ गई। और इधर की तरफ की बात करो तो ये मालाबार कोस्ट है, राइट। तो कोरोमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है श्रीलंका वाले एरिया में, जहाँ पर एडम्स ब्रिज और पार्क स्ट्रेट वाला एरिया है वो भी इंक्लूड हो जाता है। और यहाँ पर मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसी है डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये रामसर साइट भी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम आगे देखेंगे कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी है इंडिया में जिनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है अच्छे से, ठीक है, हम वो भी जानेंगे लास्ट में। इसके अलावा आप देखोगे कि ये गंगा डेल्टा में लोकेटेड है ही, और यहाँ पर ये मैंग्रोव्स है, और वर्ल्ड का इकलौता ऐसा मैंग्रोव है जहाँ पर आपको टाइगर्स भी मिल जाएंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स। इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं? देखो सुंदरबन नेशनल पार्क है, इसके अलावा सजने खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हलीदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंक्लूड हो जाते हैं, तब जाकर के आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। ये टाइगर रिजर्व भी, ये भी ध्यान आपको पता है। चलिए आगे, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस की बात करें तो ये नेशनल पार्क जो मानस नेशनल पार्क वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मानस वाला जो एरिया है इसकी लोकेशन आप नोटिस करो, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से मानस जो है वो भूटान वाले एरिया के साथ कनेक्टेड है, और भूटान में यहाँ पर रॉयल मानस बायोस मतलब एक तरीके से नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है, राइट। तो उसके साथ में ये कनेक्ट
रखता है। मनस का नाम है वहाँ पर भी, बट वो रॉयल नेम से है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। रिवर कौन सी फ्लो होती है? मनस रिवर। और यहाँ पर मिलने वाले स्पीसीज की बात करें तो वाइल्ड वाटर बफेलो, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग यहाँ पर मेजरली मिल जाते हैं। फिर आ जाओ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें। अगेन ग्रेट निकोबार का मतलब, हाँ एक हमारा बच गया था जो कि यहाँ पर आ जाता है, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इस पर हमने नोटिस भी नहीं कर लिया था वैसे। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आप देखते हो कि आप अंडमान निकोबार वाले एरिया में आ गया, इसमें तो नाम से ही पता पड़ रहा है, उसमें तो कोई डाउट वाली चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर आपको मेजरली 2 नेशनल पार्क्स इंक्लूड होते हुए दिखेंगे, एक तो कैम्पबेल नेशनल पार्क, एक गलाथिया। ठीक है जी। यहाँ पर मिलने वाले स्पीसीज की बात करें तो डुगोंग और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर मेजरली मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर मिलने वाली जो ट्राइब है जिसका नाम है ओराका ट्राइब, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दैट मीन्स वो 75 ग्रुप्स जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाती है वाइल्ड लाइफ के, आप कह सकते हो जो इंडिजीनस लोग हैं उनमें से एक कम्युनिटी है ओराका। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के कुछ पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखो कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में। इसमें मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है वो भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसमें इंक्लूडेड है। क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर? एलिफेंट का नाम आ गया तो एलिफेंट तो पहले इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा, गॉर्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर एक स्पेसिफिक ट्री स्पीसी मिलती है, दैट इज सेम्यूल ट्री, जो कि हमने नेशनल पार्क वाले एरिया में भी अच्छे से कवर की थी। और ट्राइब्स की बात करें, एरंगा और मनकेडियाज यहाँ पर मेजरली मिल जाएंगे, क्योंकि हमने बात क्या की है कि हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ह्यूमन का रोल भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, मैन का भी रोल इंक्लूड कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। देखो इसमें मेनली कौन आ जाता है? सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंक्लूड हो जाती हैं। और इसमें मेजर जो ट्राइब है वो आपकी मिल जाएगी गोंड। ठीक है, पचमढ़ी में यहाँ पर स्क्विरल की वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल, वो स्पीसी यहाँ पर मिल जाती है। फिर आ जाओ कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद में K2 गॉडविन ऑस्टिन, और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर की हाईएस्ट माउंटेन पीक का कंचनजंगा उसी एरिया में इंक्लूडेड है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये यूनेस्को की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंडिया की तरफ से फर्स्ट है। मिक्स का मतलब क्या हो गया कि ये कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रख लेना है। यहाँ पर मिलने वाली स्पीसीज रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ग्रेट तिब्बतन शीप जिसको अर्गाली भी बोल दिया जाता है, और यहाँ पर ट्राइब मिलती है लेपचा ट्राइब। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर भी लोकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेमो ग्लेशियर, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाओ आप दिब्रू सैखोवा, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मेजरली मिलेगा कि दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क वो इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट, वो और लोहित जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ से फ्लो होती है। यहाँ पर आपको स्पीसीज में क्लाउडेड लेपर्ड और गेंजेटिक डॉल्फिन सुसु वो मिल जाएंगी। फिर आ जाओ आप दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में। सीधी बात है, ये कहाँ पर चला गया? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों इंक्लूडेड है। साथ ही यहाँ पर टाकिन और रेड पांडा जैसी स्पीसीज मिल जाती हैं। फिर आ जाओ अगस्त्यामलय बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपको एरियाज मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर बायोस्फीयर में? एक आपका सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अलावा आपका टाइगर रिजर्व है, दैट इज कलक्कड़ मुंडानथुरई टाइगर रिजर्व। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ बार बार, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं कई बार जिसमें ये बोला जाता है कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व में इसमें कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड हैं। तो ये नाम बड़े आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं, और ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पीसीज़ की बात करें, नीलगिरी टार बकरी की एक स्पीसी मिल जाएगी। इसके अलावा शोला फॉरेस्ट और मणिकरण ट्राइब यहाँ पर मेजरली मिल जाएगी। ठीक है जी। फिर अचानकमार अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है, जिसमें मैकाल हिल्स, सतपुड़ा हिल्स और ईस्टर्न विंध्याज ये इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपको 4 हॉर्न्ड एंटीलोप जिसको चौसिंगा बोला जाता है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा इंडियन वाइल्ड डॉग्स जिनको ढोले बोलते हैं, ठीक है, ढोले, ये भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा रिवर नर्मदा और सोन, ये तो आपको पता ही है अमरकंटक वाले एरिया से आती है। ठीक है, तो ये मेजर यहाँ के फीचर्स हैं। फिर आ जाओ आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ, वहाँ की हम बात कर लेते हैं। देखो ये लोकेटेड कहाँ पर आपका पता है? गुजरात में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहली चीज़, ये
थार डेजर्ट का एक्सटेंशन है सदर्न पोर्शन में, राइट, वहां पर सॉल्ट मार्शेज आपके मिलेंगे, एक बहुत ही ज्यादा बेडलैंड एरिया एक तरीके से। इसके अलावा कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, वाइल्डेस्ट सेंचुरी, नारायण सरोवर सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी और बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व, ये मिलकर के ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमें ध्यान रख लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो लूनी और रूपन, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्पीसीज मिलती हैं उनकी अगर बात करो तो यहाँ पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वाइल्डेस और चीरबत्ती, चीरबत्ती का मतलब चील, उड़ता हुआ एक इंसेक्ट, बत्ती मतलब जो रात को चमकता है, वो यहाँ पर दिख जाता है आपको। फिर आ जाओ आप कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल रामसर साइट, सरचू और किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिलकर के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यहाँ पर आपको मिलने वाली स्पीसीज में स्नो लेपर्ड और हिमालयन आइबेक्स है। फिर आ जाओ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें तो इसकी हमने बात की थी ना किस तरीके से ये आंध्र प्रदेश वाले एरिया में लोकेटेड है। इसका मतलब ये ईस्टर्न घाट वाला एरिया आ गया, ये ध्यान रख लेना है। जो पेन्ना रिवर है उसके साउथ वाले एरिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर एक रिलीजियस साइट है तिरुपति, और साथ ही साथ श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी इसी एरिया में आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसी मिलती है प्लांट की, है ना, रेड सैंडर्स। इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा था, स्पीसीज के बारे में हम फिर भी पढ़ेंगे भी आगे। आप देखते हो कि इसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, ठीक है, पुष्पा मूवी का जो मैंने बात बताया वो। इसके अलावा यहाँ पर आपको गोल्डन गैक्को और स्लैंडर लॉरिस, बड़ी आंख वाले छोटे जानवर यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर आ जाओ आप पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में, तो देखो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व इंक्लूड होता है, जहाँ से केन रिवर निकलती है। और आप देखते हो केन रिवर में पानी की अच्छी खासी क्वांटिटी है। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखते हो बेतवा रिवर, तो बेतवा रिवर जो है वहाँ पे पानी की कमी है, तो केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है वो भी आपको पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की अब बात करें। अब जो स्पीसीज हमने पढ़ी है अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व में, अगर उनको लोकेट करना चाहे तो आपके लिए एकदम सिंपल होगा। स्पीसीज इन बायोस्फीयर रिजर्व आपको नॉर्दर्न रीजन में और थोड़ा सा सिक्किम वाले एरिया में स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मस्क डियर भी मिल जाएगा उत्तराखंड वाले नंदा देवी वाले एरिया में। रेड पांडा आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो बायोस्फीयर रिजर्व है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो नोक्रेक वाला एरिया है वहाँ पर तो आपको हुलॉक गिब्बन भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप शेषाचलम वाले एरिया में आपने क्या देखा, वहां पर आपने देखा लॉरिस स्लैंडर। फिर आप आ जाओ नीलगिरी वाले एरिया के अंदर, या फिर आप साउथ वाले, ठीक है, अगस्त्यामलाई नीलगिरी वाला, वहां पर आपको नीलगिरी टाहर और लॉइन टेल मकाक भी दिख जाएंगे। ये रीजन वाइज आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया में आपको पंचमढ़ी और इधर जो हमने देखा था वहाँ पर आपको जाइंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल मिल जाएंगी। और जबकि आप जैसे ही गुजरात में रन ऑफ कच्छ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको इंडियन वाइल्ड एसेस भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इन स्पीसीज़ को भी हम थोड़ा सा नोटिस कर लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ऐसे में एक काम कर ही लेना कि इस वीडियो को जब भी रिवाइज करो ना तो आप 2x या फिर 1.5x स्पीड पे देख लेना, इससे बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। देखो यूनेस्को के द्वारा, सीधी बात है, यूनेस्को का काम क्या है कि एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल एस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट काम वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं तो उनको रिकग्निशन दिया जाए और उनको एक तरीके से कंजर्व भी किया जाए। तो यहाँ पर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जिनमें हम नेचुरल एस्पेक्ट की बात करें तो टोटल हमारे पास में 7 आपको साइट्स मिल जाएंगी जो कि इस कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहली तो आपको ध्यान रख लेनी हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। दूसरा है आपका नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स वाला एरिया जो कि उत्तराखंड में है। फिर आप आ जाओ असम में 2 है काजीरंगा नेशनल पार्क और मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मनस वाला जो एरिया वो आप देखते हो कि आपकी जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है, इंडिया में उनमें से इंक्लूडेड है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क है, इसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया, ये भी है। वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो वेस्टर्न घाट आप देखोगे कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ अभी शायद 2017 प्रीलिम्स में था जिसमें पूछा था वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट से पास होता है। कई बार हिमालयाज के लिए पूछ लिया जाता है। तो सीधी बात है, यहाँ पर आप लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात हो गया, फिर आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर आ गया आपका गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इस तरीके से इन स्टेट से पास होकर के जाता है। और फिर एक आपकी इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है, दैट इज केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो टोटल आप यहाँ पर देखोगे कि 7 के लगभग आपको साइट्स दिखाई देंगी जो कि मोर और लेस किसके अंडर इंक्लूडेड है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो कि यूनेस्को रिकॉग्निशन देता है। अच्छा, इस प्रोविजन की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1972। तो काउंटिंग कर लो आप 1
2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल हो गया। तो इस तरीके से आपको ये मेमोराइज कर लेना है। इन चीज़ों को बार बार आप देखोगे तब और ज़्यादा आपके लिए ईजी हो पाएगा, क्योंकि ये इसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि छूट जाए तो ठीक बात नहीं है। और अच्छे से रिवाइज करना हो तो आपके सामने यहाँ पर मैप मैंने बनाया है, इसको आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे चीज़ें मेमोराइज की जा सकती है, कौन से साल में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ध्यान रख लें। और यहाँ पर जो स्टार लगाया हुआ है जिन पे भी, वो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है उसके अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, स्टार का मतलब नॉट है। बाकी आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत ही ईजी वे में ये मेमोराइज करने के लिए और अच्छे से आपके लिए मैपिंग सेट की हुई है। मोर और लेस वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आपको और वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। थैंक यू।